हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन आप लोगों के सामने पेश है। ठीक है, देखिए मैं इसको बनाने की सोच ही रहा था और फिर कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए तो मुझे लगा कि मुझे ये बनानी चाहिए और काफ़ी समय हो गया है और इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये मैगज़ीन जो है हर 15 दिन के बाद जो है वो रिलीज़ होती है, यानी कि एक फोर्टनाइटली मैगज़ीन है और बेसिकली कवर करती है डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हेल्थ के इश्यूज़ को। साइंस ही देखिए, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ओके, तो अगर साइंस की बात यहाँ पर हो रही है तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो एनवायरनमेंट इश्यूज़ को कवर करने की बात हो रही है। अगर ये यहाँ पर लिथियम की बात कर रहा है, कोबाल्ट की बात कर रहा है, अभी तो साइंस का पोर्शन हो गया। बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि लिथियम है, कोबाल्ट है, इन सब का यूज़ होगा एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल को बनाने में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एनवायरनमेंट का इशू यहाँ पर कवर हो जाता है। तो बात समझ रहे हैं? तो डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है वो बहुत ही अच्छा प्रकाशन है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं और साथ ही मेंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। अब प्रीलिम्स में यहाँ से आपको डायरेक्ट पॉइंट निकालने हैं, प्रीलिम्स में यहाँ से आपको डायरेक्ट पॉइंट निकालने हैं। बट मेंस के लिए अगर आप देखें तो जैसे एयर पोल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखने के लिए आता है तो सभी वही लिखते हैं कि चिमनी से निकलने वाले धुएं के कारण एयर पोल्यूशन होता है, व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूशन के कारण धुआं होता है। आप कुछ नया नहीं लिखते। जो नया लिखना है वो आपको इस मैगजीन से निकालना है। डायरेक्ट ऐसे इस मैगजीन से नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो कि आपके नंबर में बढ़ोतरी करें। भाई एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर क्यों देगा जब आप कुछ सही नहीं लिखोगे तो, या फिर कुछ अलग हटके नहीं लिखोगे तो। ठीक है, तो वो तो सब लिखो जो दूसरे लिख रहे हैं, बट कुछ अलग नंबर बूस्ट करने के लिए आपको वो पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन से। ओके, देखिए मार्केट में 60 रुपये की मिलती है और आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो का एनालिसिस देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। गौर फरमाइए, इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। क्यों नहीं कराई जाएगी? क्योंकि भाई ये एक टाइप का एनजीओ है, ठीक है, डाउन टू अर्थ, और इनका काम बेसिकली पॉलिसीज़ को बहुत अच्छा तरीके से करना है और ये गवर्नेंस का भी पार्ट बनता है कि किस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पॉलिसीज़ को इम्प्रूव कराने में मदद करते हैं। ओके, तो इन लोगों को भी यहाँ पर फंड वगैरह की ज़रूरत होती है और इनके पास ये मैगज़ीन का जो सोर्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ में अवेलेबल नहीं कराऊंगा। ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र की बात अलग होती है, बट ये अलग चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आप इतनी चीज़ों को समझ करके चलिएगा। और राइट, अब चलते हैं आगे और धीरे धीरे चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए इसका जो टॉपिक है वो है द न्यू ऑयल रश। तो बेसिकली बात हो रही है कि अब हम बात नहीं करते नेचुरल गैस की, अब हम बात नहीं करते ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, अब हम बात नहीं करते कोल की, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो नए फ्यूल आ रहे हैं उनके ऊपर हम लोगों को बात करनी है। देखिए, नेशंस स्क्रैम्बल फॉर मिनरल क्रिटिकल टू द क्लीन एनर्जी। तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ज़रिए हमें क्लीन एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप कुछ सालों से पढ़ रहे होंगे। तो लिथियम आयन बैटरी के अंदर हमें ज़रूरत है लिथियम नामक एक तत्व की जिसको कहते हैं क्रिटिकल मिनरल। ठीक है, लिथियम के भंडार इंडिया के पास नहीं है। ये बात मुझे कहाँ से पता चली? ये इस मैगज़ीन के अंदर से पता चली। मुझे पता चला कि इस मैगज़ीन के अंदर से कि इंडिया के पास कोबाल्ट के भंडार भी नहीं है। मुझे पता चला कि इंडिया के पास एल्यूमिनियम के भंडार हैं। तो मैंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि इंडिया को एल्यूमिनियम के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, यानी कि इंडिया को एल्यूमिनियम आयन बैटरीज़ या एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ का निर्माण करना चाहिए। बट उसके साथ अलग प्रॉब्लम है कि वो रिचार्जेबल नहीं होती। लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल होती है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कहाँ से मिलेंगे? ये इस तरह की मैगजीनों को पढ़ करके ही मिलेंगे जो कि आपके नंबर को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। ये इनका प्रोग्राम है डाउन टू अर्थ की तरफ से और ये एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हर मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल 1 पेज का यहाँ पर आता है और ये आर्टिकल लिखा जाता है बाय द चीफ एडिटर सुनीता नारायण के द्वारा। तो ये डाउन टू अर्थ मैगज़ीन का प्रकाशन में लगभग भूमिका निभा रही हैं। 1992 से ये मैगज़ीन यहाँ पर पब्लिश हो रही है। तो ये पहला आर्टिकल इनके द्वारा ही लिखा जाता है। आर्टिकल इस बार कुछ खास नहीं लिखा है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो हमको पहले से ही पता हैं, बीइंग ह्यूमंस। और सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पर पुट किया है वो ये है, आर वी इन ए बेटर पोजिशन टू हैंडल द नेक्स्ट ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी। जो अगर देखिए कोरोना वायरस यहाँ पर अभी चल रहा है,
जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय समझिए कि 2 लाख केसेस पर डे यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब डबल म्यूटेंट वायरस भी देखने को मिला। तो कोविड-19 जैसा अगर कुछ और दोबारा से आया, ठीक है, मान लीजिए कोविड-19 नहीं, कुछ और कैटास्ट्रोफिक, कुछ और दिक्कत यहाँ पर आई, कुछ बड़ी कैलामिटी यहाँ पर आई, तो क्या हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं? तो जवाब मिलता है नहीं, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। जब तक हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहेंगे, हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बात को आप समझिए। तो आर्टिकल के अंदर बेसिकली दिया क्या गया है वो देखिए। आर्टिकल के अंदर यही दिया गया है, देखिए कि हमने 1 साल हो गया, लॉकडाउन लगाया था हमने पेंडेमिक के कारण, और सभी सड़कें स्टॉप हो गई, मतलब कोई भी प्रदूषण नहीं था, नॉइस नहीं थी, ठीक है, लोग सड़कों पर नहीं थे। तो अब 1 साल के बाद लगभग लोग सड़कों पर जाना शुरू हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट हुई हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के बात ये हो रही थी कि ठीक है, कोविड-19 के कारण बहुत सारे डिसरप्शन भी हुए, कुछ इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या हम अगली अगर कोई भी इस तरह की महामारी, पैंडेमिक या फिर कोई भी ग्लोबल कैटास्ट्रोफे आई, तो क्या हम उससे लड़ सकते हैं? तो सुनीता नारायण जी कहती हैं नहीं, हम अभी भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आई सस्पेक्ट नॉट, ठीक है, तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई, जैसे अगर हम देखें, ठीक है, जैसे कोविड-19 आया तो कई लोगों ने हमारी मदद की, जैसे इसमें सबसे अव्वल थे डॉक्टर्स, नर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस आपको भूलना नहीं है। जहाँ भी अब आप डॉक्टर और नर्सेज़ के बारे में लिख रहे हैं, आपको सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में, म्यूनिसिपल वर्कर्स के बारे में, इनके बारे में ज़रूर से ऐड करना है, वरना आप में एक आईएएस की भूमिका नहीं नज़र आएगी, ठीक है, कि आप सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज़ को ही इसका उदाहरण मानते हैं। ओके, तो उन्होंने ठीक है पेशेंट को बचाया, लेकिन साफ़ सफाई अभियान जो है वो इन्होंने ही चलाया, और हमारी ज़िंदगी अब इसी तरीके से चलेगी। ओके, तो ये आपको पॉइंट इस तरीके से निकालने हैं कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन हमने यहाँ पर देखी, और ये सब आप जानते ही हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नया नहीं है। चिल्ड्रंस पेंडेमिक से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वर्स्ट हिट हुए हैं, सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस की देखिए, चिल्ड्रन कब सीखते हैं? जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं खेलने के लिए। जब चिल्ड्रन बाहर जाते हैं तब वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसको कहते हैं सोशलाइजेशन होना। चिल्ड्रंस का सोशलाइजेशन रुक गया, सामाजिकरण उनका जो होना था वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस कारण यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिट यहाँ पर ये लोग हुए हैं। चलिए, वो तो चिल्ड्रन अलग हो गए, सोसाइटीज़ के या अर्बन एरिया में रहने वाले। जो रूरल एरिया वाले हैं, उनको मिड डे मील का जो खाना यहाँ पर 1 डे मतलब 1 दिन के अंदर, 1 दिन में बीच में स्कूल में प्रोवाइड किया जाता था, वो खाने की सुविधा भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो हालाँकि उनको उस दिन का खाना तो नहीं मिला, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो सारा खाना इकट्ठा करके, या जो राशन था उस सबको इकट्ठा करके उनके घर पर पहुँचाया गया। ओके, तो बेसिकली दिक्कत तो हुई है। अब ये तो उस तरह की बात है कि आपने 1 से लेकर के 30 तारीख तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, और आप 30 तारीख को सारे न्यूज़पेपर लेकर के बैठ गए कि अब मैं पढ़ूँगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। तो वही तरीका हुआ कि मिड डे मील का खाना जो रोज़ मिलना था वो एक साथ चला गया। तो इसमें देखिए गलती भी किसी की नहीं है, और यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर यहाँ पर हमारे काम का कुछ भी नहीं है परीक्षा के, और काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर देखा। ये यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल अंदर हैं, जब पढ़ेंगे सीधे देख लेंगे। ये आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं डाउन टू अर्थ मैगज़ीन को, और अ, दोनों तरीके से आप इसको जो है वो ख़रीद सकते हैं। आप इसकी ई मैगज़ीन भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, फिर ये एक आर्टिकल आता है एंगेज के नाम से। ओके, तो इसमें बताया जाता है कि पिछले जो अंक थे, जैसे मार्च के प्रकाशन जो था, उसके अंदर आर्टिकल्स किस किस को पसंद आए, तो वो लोग अपने रिव्यूज़ यहाँ पर देते हैं। 2 पेज का ये यहाँ पर आता है। फिर आता है डाइजेस्ट के नाम से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है। ये इमेज यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। तो बेसिकली एक लाइन यहाँ पर, 4 लाइनें दी गई हैं, और इन 4 लाइनों से मैं आपसे पूरा एस्से बना करके पूछ सकता हूँ, और आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव, कुछ मेजर्स यहाँ पर कुछ पिछले सालों में लिए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि रिवर बेड मटीरियल की माइनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर कुछ मेजर्स लागू किए हैं। क्या होता है रिवर बेड मटीरियल? देखिए, जैसे रिवर है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ सैंड है, ठीक है, रिवर के नीचे कुछ सैंड होगी, ग्रेबल्स होगी, स्टोन्स होगी। बहुत सारी जगह पर जो रेत है, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, उसको बैन कर दिया गया है कि आप रिवर बेड से रेत नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ें हैं, बट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है। तो आप अब जो है वो रिवर बेड की जो माइनिंग है वो कर सकते हैं, सैंड निकाल सकते हैं, ग्रेबल्स हैं या स्टोन्स हैं, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप देखिए
In 2020, the state government in two separate orders increased the extraction depth from 1.5 मीटर टू 3 मीटर। पहले आप सिर्फ 1.5 मीटर की ही खुदाई कर सकते थे, लेकिन अब आप 3 मीटर तक जो है वो माइनिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे रिवर और खोखली हो जाएगी, 3 मीटर और खोखली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि प्राइवेट लैंड पर भी आप माइनिंग कर सकते हैं, तो अलाउ एक्सकवेशन ऑन द प्राइवेट लैंड। तो ये दोनों मुद्दे यहाँ पर एक्टिविस्ट के द्वारा मना किया जा रहा है। भाई ये तो आपने बहुत गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि आप देखिए दिक्कतें क्या होंगी, लीड टू द एक्सेस माइनिंग। लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करेंगे क्योंकि उनको पता है कि नेचर है, ठीक है, कितना भी यहाँ पर जो है वो माइनिंग वगैरह कर लो, बट एक ना एक दिन इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। लीड टू एक्सेस माइनिंग, डिसरप्ट इन इकोलॉजी ऑफ द रिवर बेड, चेंज द वाटर फ्लो एंड इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसे लिखने के लिए आ गया कि रिवर बेड मटेरियल की माइनिंग के क्या क्या नुकसान हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को आप लिखेंगे जो इस समय हाईलाइट हुए पड़े हैं, और इनको आपको एज अ हेडिंग लिखना है, और इसके अंदर आपको लिखना है कि लीड टू एक्सिस माइनिंग। भाई एक्सिस माइनिंग होगी तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। 4 लाइनें पढ़ी, एक एग्जाम्पल भी मिल गया उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उन्होंने क्या मीज़र लिए ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसके ज़रिए आपको यहाँ पर एक 250 वर्ड का ऐसे लिखना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको लिख करके देखें, और यकीन मानिए आप लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन 4 लाइनों से ही अगर आप 250 वर्ड का ऐसे लिख पा रहे हैं तो आपकी ऐसे राइटिंग बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको देखिए ऐसे राइटिंग इसी को ही कहते हैं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है और उसको आपने 250 वर्ड में एक्सपेंड कर दिया। ओके, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। ये एक छोटी न्यूज़ थी। उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये हमारे काम का नहीं है, हालांकि कभी कभी आर्टिकल यहाँ पर काम के भी आ जाते हैं, बट इस बार काम का नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हमारे काम का हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन कॉस्ट ऑफ इंटरनेट ऑन द राइज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक होती है क्रिप्टो करेंसी, याद रखिएगा, एक होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में लीगल भी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इसमें ट्रेडिंग भी करती हैं, बट कहीं पर ये बहुत ही मना है। ओके, दिक्कत क्या है इस क्रिप्टो करेंसी के साथ, तो वो यहाँ पर हमें समझना है। जब आप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की देखिए इसको जो क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट किया जाता है माइनिंग के ज़रिए। तो क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने का जो तरीका है, जैसे बिटकॉइन है तो हम उसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग, याद रखिएगा। तो बिटकॉइन माइनिंग में होता क्या है, बहुत बड़े हाईटेक कंप्यूटर्स, काफ़ी सारे हाईटेक कंप्यूटर्स को एक जगह जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उनमें बिजली प्रवाहित की जाती है और एल्गोरिदम्स या सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करके आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। जितनी देर तक ये कंप्यूटर यहाँ पर चलते रहेंगे, जितनी ज़्यादा आप माइनिंग करते रहेंगे, उतनी ही बिजली की खपत होगी। ऐसा ही कुछ ईरान में लोग कर रहे थे और पता चला कि पूरे ईरान की जो बिजली है वो ख़त्म हो गई। ईरान सफरिंग फ्रॉम अ मैसिव पावर आउटरेज, इलीगल बिटकॉइन माइनिंग लाइकली टू बी ब्लेम्ड। बात समझ में आई आपको? तो इलीगल तरीके से वहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग हो रही थी, बड़े बड़े कंप्यूटर लगा करके उसमें बिजली भेज रहे थे, तो पूरे ईरान की जो बिजली है वहाँ पर शॉर्टेज पड़ गई। तो अब आपको क्या याद रखना है, अब ऐसे तो आ नहीं जाएगा कि बिटकॉइन का इलेक्ट्रिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं आएगा। लेकिन जब आप बिटकॉइंस के यहाँ पर लिख रहे हो कि क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या हानि है, तो आप हानि में इन चीज़ों को डाल सकते हैं। और एग्जाम्पल ईरान का आपके सामने है। क्या डालेंगे भाई? डालेंगे यही कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो क्रिएट की जाती हैं वो माइनिंग के द्वारा की जाती हैं, जिसमें हाईटेक कंप्यूटर्स का यूज़ होता है जो कि घंटों तक चलते रहते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते रहते हैं, ठीक है। जितनी देर तक ये चलेंगे, जितनी ज़्यादा माइनिंग होगी उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होगी। और ईरान का एग्जाम्पल लिखिए, बात खत्म हो गई। इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये इमेज मैंने यहाँ पर खुद ही लगाई है, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पर लगाई है। फिर कुछ जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स का अपना योगदान है, और पेंडेमिक के दौरान जैसा भी हमने देखा, डॉक्टर्स हैं, नर्सिज़ हैं, ठीक है, इन सब का योगदान हमने देखा। तो उनको यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंडिया में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जगह जगह की बात हो रही है। ओके, तो अगले आर्टिकल की तरफ चलें। एक है एनवायरनमेंट के ऊपर आर्टिकल आया है, ईयू लैटिन अमेरिका ट्रेड डील फोर्स अपोजिशन। मुद्दा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि
एक होती हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ठीक है, और एक होता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन और इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जानना ज़रूरी नहीं है क्या था, बट इनके बीच में एग्रीमेंट था। तो कुछ बेसिकली ग्लोबल एनजीओ जैसे ग्रीन पीस है या फिर ऑक्सफैम है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न रहते हैं, वो लोग आए और बोले ईयू से कि आपने जो डील साइन की है लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के साथ, उस डील को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज़ हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। मुद्दा इंटरनेशनल कोऑपरेशन का था, बट देखिए मुद्दा कुल मिलाकर के एनवायरनमेंट का आ गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो मैगज़ीन है कोर एनवायरनमेंट के लिए और इकोलॉजी के लिए आपको सॉल्यूशंस प्रदान करती है। तो ईयू को ये बात कही गई कि आप जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में मतलब आपने जो डील की है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। तो मुद्दा समझ में आया। अब मुद्दा ये आपका यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, सिर्फ इतना ही आपको इसमें जानना था। इसमें एक चीज़ आई है कि मर्कोसर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, MERCOSUR ब्लॉक, ठीक है। तो ये एक तरीके का यूनियन है और इस यूनियन के अंदर 4 कंट्रीज़ आ जाती हैं। 4 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। ईयू कंट्रीज़ ने इन 4 कंट्रीज़ के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था। तो जैसे ग्रीन पीस या ऑक्सफैम मैंने आपको बताया, सिविल सोसाइटी या एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने कहा कि भाई ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर अमेज़ोन जो है वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिन्हें लंग्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। ब्राज़ील उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन को उससे अपना ट्रेड तोड़ देना चाहिए। क्यों फ़ायदा देना जब आप एनवायरनमेंट को नहीं बचा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये जो मैंने आपको ग्रुप बताया MERCOSUR मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर जो 4 कंट्रीज़ हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए। ओके, चारों कंट्रीज़ आपकी स्क्रीन के सामने हैं। एक है ब्राज़ील, एक है पराग्वे, एक है उरुग्वे और एक है अर्जेंटीना, ठीक है। ये चारों कंट्रीज़ का ग्रुप है। आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ इन द ग्रुप और नॉट। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। ऑलराइट, इतना सब क्लियर है। आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। देखिए ये छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपको ये आर्टिकल काम आएंगे मेंस में। देखिए पहला है बीजिंग स्काइज टर्न ऑरेंज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखिए ये मान लीजिए कि ये है चाइना और ये है यहाँ पर इसके ऊपर मंगोलिया, आपको पता होगा इतना तो, ठीक है। ये इसके ऊपर मंगोलिया, इनके बीच में यहाँ पर है गोबी डेजर्ट, ठीक है। अभी ये जो गोबी डेजर्ट इसके बीच में है, ये गोबी डेजर्ट जो है वो बेसिकली है तो रॉकी, बट इसका कुछ इलाका डेजर्ट भी है। तो यहाँ से जो डस्ट स्टॉर्म या सैंड स्टॉर्म है वो उड़ करके वेस्टर्न चाइना की तरफ को आ रहे हैं, ठीक है। तो डस्ट स्टॉर्म फील कर रहा है चाइना और बीजिंग सिटी इस समय पूरी तरीके से ढक चुकी है, यानी कि ऑरेंज हो चुकी है, यानी कि धूल ही धूल वहाँ पर नज़र आ रही है। और राइट, तो ये मुद्दा आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है। तो वेस्टर्न जो चाइना है वो इस समय सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है इस चीज़ को। और राइट, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कितने बड़े हैं, तो सैंड स्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म्स हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। क्या ये चाइना में जो ये इवेंट है, मतलब ये डस्ट स्टॉर्म वगैरह हैं, ये लगातार होते रहते हैं? हाँ, ये कॉमन है, चाइना के अंदर ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि देखिए चाइना ने बेसिकली एक चीज़ होती है, एक होता है वॉल ऑफ ट्रीज़ अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर। देखिए जैसे चाइना है, तो चाइना ने क्या किया कि इन डस्ट स्टॉर्म से बचने के लिए अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर बेसिकली यहाँ पर वॉल ऑफ ट्री लगा दी। वॉल ऑफ ट्री क्या करेगी? जो इधर से डस्ट आएगी उसको यहाँ पर रोकने का काम करेगी। अब वो वॉल ऑफ ट्री तो लग गई, बट वो काम में नहीं आई। मतलब ये है कि वो डस्ट स्टॉर्म को रोक नहीं पाई। ऐसा ही काम जो है मैं बताऊं आपको तो अफ्रीका के अंदर भी चल रहा है। ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका के नाम आपने सुना होगा। इंडिया में भी अरावली माउंटेन्स को बचाने के लिए यहाँ पर थार मरुस्थल से वॉल बनाई जा रही है, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दिखाया जाता है कि जो आप ग्रीन वॉल्स बना रहे हैं जगह जगह, ये कुछ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पर समझनी है कि चाइना को भी इससे कुछ फ़ायदा यहाँ पर नज़र नहीं आया है। ये बात आपकी ख़त्म हो गई। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ल्ड्स मोस्ट वेजिटेटिव एरिया। देखिए जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ग्रीनरी बढ़ेगी और ग्रीनरी यहाँ पर कूलर टेम्परेचर को इनिशिएट करती है। तो जहाँ पर भी वेजिटेशन बढ़ेगी वहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। ग्रीन कवर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर यहाँ पर कम होता चला जाता है।
तो यही है कि मोर वेजिटेशन लीड्स टू लेस एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर अलोइंग वार्मर एयर टू राइज अप एंड लीव अ स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट ऑन द लैंड। तो जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं जहाँ पर भी वेजिटेटिव एरिया ज़्यादा होता है, और जो एरिया ज़मीन का है जहाँ पर वेजिटेशन उग रही है वो एरिया बेसिकली कूलर हो जाता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। प्री में पॉइंट दे सकते हैं कि मोर वेजिटेशन का क्या मतलब है, तो मोर वेजिटेशन लीड्स टू लेस एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टर्म आपकी ऐसा समझिए कि साइंटिफिक हो गई, बट आपको ये याद रखनी है। ओके, और बस यही याद रखिए कि वार्मर एयर्स ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर जो कूलर एयर हैं वो नीचे आ जाती हैं। और राइट, फिर आगे बात करें तो ये आर्टिकल आपके काम का हो जाता है, ये वाला। ये साइंस कोऑपरेशन की बात है। बेसिकली रशिया और चाइना इन दोनों ने मिलकर के लूनार यानी कि या मून पर, ठीक है, तो मून पर ये एक बेसिकली जॉइंट रिसर्च फैसिलिटी बनाने वाले हैं। रशिया और चाइना मिलकर के मून पर जॉइंट रिसर्च फैसिलिटीज़ बनाने वाले हैं। ऐसे ही और भी स्पेस कोऑपरेशन से साइन हुए हैं, जैसे फ्रांस इंडिया के बीच में है। यूएस और जर्मनी भी इस कोऑपरेशन में यहाँ पर साथ देंगे और इस ड्रिल्स में यहाँ पर साथ देंगे। ओके, तो China said it open to accepting more partners of the project that it is the largest international space cooperation effort so far। तो इसको बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन है रशिया और चाइना के बीच में। अगली बात करें तो यहाँ पर जब आप मुद्दे लिख रहे होते हैं प्लास्टिक वेस्ट के बारे में तो आपको ये एग्जाम्पल भी लिख देना है। ऑस्ट्रेलियाज़ नेशनल प्लास्टिक प्लान, तो उनका अपना प्लान है। उन लोगों ने यहाँ पर एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लॉन्च की है, पर इस प्लास्टिक के साथ दिक्कत ये है कि उसको बेसिकली गलने में, उसको बायोडिग्रेड होने में यहाँ पर काफ़ी साल लग जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट बेस्ड मटेरियल पर ये बनी हुई है, बट उसको टाइम बहुत लग रहा है। तो चैलेंजेस जब आप लिख रहे होते हैं तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर आप लॉन्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, इन चारों का मिलाकर के एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं क्वाड, जो कि बेसिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप है। इन क्वाड लीडर्स की अभी मीटिंग हुई, द फर्स्ट क्वाड लीडर समिट यहाँ पर हुई। इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, उन्हीं में से एक इनिशिएटिव था कि इंडिया इन सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी पर यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ और यहाँ पर इनको वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके लिए जापान और यूएसए इंडिया को पैसा देंगे और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर कहा है कि हम एक सिंगल लॉ लाएंगे जिसके अंदर एयर एक्ट 1981 का, वाटर एक्ट 1974 का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987 का, 1986 का, वो तीनों एक्ट यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे और उन सब तीनों एक्टों को एक साथ मिला करके हम यहाँ पर एक नया एक्ट लेकर के आएंगे। अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। तो यहाँ पर इन लोगों ने डाटा दिया, इन्होंने कहा कंटेमिनेटेड साइट, बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की, कंटेमिनेटेड साइट्स को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की। इन्होंने बेसिकली पाया 112 साइट्स यहाँ पर इन्होंने जो है वो उनका डाटा कलेक्ट किया और यहाँ पर पाया कि उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट है। 23 कंटेमिनेटेड साइट तो उड़ीसा के अंदर ही हैं, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर दिल्ली का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित साइटें हैं वो उड़ीसा के अंदर हैं और CPCB का ये यहाँ पर डाटा है। क्यों है? क्योंकि वाटर का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो जो वाटर बॉडी है उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है या अनसाइंटिफिक मैनर से चला जाता है। ओके, तो अनसाइंटिफिक मैनर को भी आपको याद रखना है, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता और सीधे ही फ्रेश वाटर बॉडीज़ में यहाँ पर जाकर के मिल जाता है। अगली चीज़ है कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ओपन कर दिया है इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर एट रानीखेत। तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ओपन किया है। क्यों? क्योंकि ये इसके ज़रिए अवेयरनेस फैलाएंगे कि जो ग्रीन कवर है यानी कि वेजिटेशन को बढ़ावा दिया जाए और जो बेसिकली मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए और पीपल की हेल्थ भी इससे इंप्रूव होगी और वेलबींग भी इंप्रूव होगी। तो ये आपको याद रखना है, रानीखेत में यहाँ पर बनाया गया है। फिर कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अभी लागू नहीं हुए हैं, ड्राफ्ट स्टेज में हैं, जैसे कि ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स या फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन। जब ये लॉन्च हो जाएंगे तो ये आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेंगे और इस मैगज़ीन में भी आएंगे। फिर आपको पता है एक होती है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो
एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे इन कोर्ट्स में घूमते रहते हैं। जब इनका जजमेंट आता है तो हम रेगुलर न्यूज़पेपर से जरिए पढ़ते हैं। जो चीज़ जहाँ से फ़ायदेमंद है उसको वहाँ से पढ़ना सही रहता है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है नोट अप टू पार। अब चलते हैं अपने नए आर्टिकल की तरफ, जो कि बेसिकली आपको बताता है जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, इंडिया बेसिकली बहुत पीछे रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग करने में। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सुना होगा, लगभग 1990s से पहले भी शुरू हो चुका था ये, और इंडिया उसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, तो ऐसी ही बात यहाँ पर की जा रही है कि इंडिया ने जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसमें बहुत ही पीछे रहा है। लेकिन अब क्या है, जैसे कोविड-19 के डबल म्यूटेंट वेरिएंट आ रहे हैं, या फिर अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न इनको कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत दिक्कत कर रहे हैं। मतलब जब तक आप इनके जीनोम सीक्वेंसिंग का पता नहीं लगा लेते, इनकी जीनोम के बारे में पता नहीं लगा लेते, आप इनकी वैक्सीन जो है वो नहीं बना सकते। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे यूके वेरिएंट है, या ब्राज़ील वेरिएंट है, या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंट यहाँ पर आते रहे, उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर कह दिया जाता है। ओके, तो इंडिया ने इस पर काफ़ी दिलचस्पी नहीं दिखाई पहले भी, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया ने रोल आउट किया है एक नया इनिशिएटिव। इंडिया ने बनाया है इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोम कंसोर्टियम, INSACOG। तो इन्होंने मिलकर के ये बेसिकली 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर उठाए गए हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। और ये लोग करेंगे क्या, ये लोग यहाँ पर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसका काम यहाँ पर पूरा करेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग देखिए होती क्या है, हर एक जीवित प्राणी के अंदर या फिर मृत किसी के भी अंदर एक जेनेटिक संरचना यहाँ पर होती है। DNA, RNA अलग तरह के फॉर्म्स में हो सकते हैं, उनको यहाँ पर बेसिकली मैप करना। ठीक है, उनको यहाँ पर मैप करना, उसको कह देते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम मैपिंग। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। ठीक है, उन सबको हम किसी दिन साइंस की जब मैगज़ीन डिस्कस कर रहे होंगे, मैंने किया भी है वैसे, आप देखें तो साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन में मैंने उन चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, तो ये बेसिकली आपको बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ चल क्या रहा है। ओके, तो इंडिया ने ये बना लिया है, और दिसंबर में बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर बनाई गई थी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर यहाँ तक आप के देखें तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, एविडेंटली इंडिया वॉज लेट टू द पार्टी। A scientist in a Delhi-based INSACOG lab says that the condition of anonymity there was the no concentrated and centralized effort to do sequencing till the consortium was launched। जब तक ये जो कंसोर्टियम जब तक कंसोर्टियम नहीं बन गया, उससे पहले कोई भी एफर्ट यहाँ पर नहीं किए गए जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के कि बिना कंसोर्टियम के भी यहाँ पर कुछ काम हो सकता है। तो कुछ लोग ही थे जो कि अपनी नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, तो उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मदद की। ओके, वाइल लॉन्चिंग ऑफ INSACOG, यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जितने भी कोविड-19 के सैंपल्स यहाँ पर आते हैं उनमें से 5% ऐसे होते हैं, 5% ऑफ ऑल पॉजिटिव कोविड-19 सैंपल इन एवरी स्टेट एंड 100% ऑफ ऑल पॉजिटिव सैंपल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स विल बी कलेक्टेड ऑन ए वीकली बेसिस फॉर सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पर उनके जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे फॉर द सीक्वेंसिंग, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी नया वेरिएंट यहाँ पर आ रहा है, मान लो अभी कोई बंदा कहीं से आया, कंबोडिया वगैरह से आया, वहाँ से नया वेरिएंट लेकर के आ गया, तो उसके रिगार्डिंग हमको उस वेरिएंट की संरचना यहाँ पर चाहिए होगी, और ताकि हम उसमें वैक्सीन को उसी अनुसार ढाल सकें। ओके, तो सिर्फ इतना सा मुद्दा था, और आपको इस पूरी आर्टिकल में और कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पर। दिस ऑल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये जो कंसोर्टियम यहाँ पर लागू हुआ है, ना ही ये देखना है कि कितने सैंपल्स कलेक्ट हुए। ओके, ये भी नहीं देखना है कि कितने करोड़ रुपए में यहाँ पर काम होगा। और राइट, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है, या फिर आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, फ्रॉम ऑयल टू इलेक्ट्रिक। तो हम फॉसिल फ्यूल से अपनी जो बेसिकली निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं, और हम जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, और बेसिकली हम नए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको यहाँ पर खोजने की बात कर रहे हैं। उनको कहते हैं क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स लाइक रेयर अर्थ, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल। ठीक है, इन सब का अलग यूज़ होता है। लिथियम आयन बैटरी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और स्वच्छ एनर्जी हमको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने में मदद करेंगे। तो इन सबको कहा जाता है न्यू ऑयल।
ठीक है। तो याद रखिएगा न्यू ऑयल किसको कहा जाता है, तो ये जो नए यहाँ पर मटेरियल आ रहे हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक कार या फिर अपने मोबाइल लैपटॉप इन सबको मॉडिफाई करेंगे, वो सब यहाँ पर अभी मैं डिस्कस करूँगा, बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है। एज अ बेटर बैटल एंश्योर बिटवीन द चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो पूरी सप्लाई चैन है इन मटीरियल्स की, क्रिटिकल रॉ मटीरियल्स की, इन सबको यहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा भंडार हैं लिथियम के, लेकिन वहाँ पर चाइना ने जाकर के अपनी माइंस लगा दी हैं और सारा भंडार यहाँ पर खुद ही हड़प रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझिए कि दूसरी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर उसके लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो हम सीधे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे पॉइंट्स को देखना शुरू करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी अभी क्वाड मीटिंग हुई यहाँ पर, और क्वाड के अंदर जो 4 मेंबर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इन सब ने मिलकर के यहाँ पर किसी भी तरह की मिसाइल स्टॉक पाइल की बात नहीं की कि हमारे पास इतनी मिसाइल हैं। इन्होंने यहाँ पर आकर के बिल्कुल भी ये बातें नहीं की कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार कितने हैं। इन्होंने ये भी बात नहीं की कि हमारे पास ऑयल वेल के एक्विजिशन कितने हैं, मतलब जो पेट्रोलियम है उसके उत्पाद कितने हैं। नहीं, इन्होंने यहाँ पर बात की कंसिडरेबल टाइम टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन ऑन द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिटिकल अर्थ मटेरियल जिनकी मैं यहाँ पर अभी बात करूँगा, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनकी बात की गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि अब हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन में उन चीज़ों की बात नहीं करते जिन चीज़ों की हम पहले किया करते थे। तो जब आप ऐसे लिख रहे हों तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप क्या लिख रहे हैं। हम बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे पेट्रोलियम क्षेत्र में, याद रखिएगा, हम पेट्रोलियम उत्पादों में बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहिए ही नहीं। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने कहा है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और हो सकेगा तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर के जाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको समझ करके चलनी है। जब आप लिख रहे हो तो कुछ सोच समझ के लिखिएगा। अब न्यूक्लियर आर्म्स की बात यहाँ पर नहीं होती, ईरान का जिक्र कर रहे हैं तो बात अलग है। ओके, यहाँ पर आप बेसिकली अगर देखें तो अब आप उन पुराने ढचरों की चीज़ें, उन चीज़ों की बातें नहीं करते। अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात यहाँ पर करते हैं, एकदम फ्यूचर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ की बात यहाँ पर करते हैं। आपको पता होगा कि वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर निकल चुके हैं और ये 4था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। इसके अंदर हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्रिप्टो करेंसीज, इन सब की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, और इससे पहले रोबोटिक्स वगैरह की बातें भी हो चुकी हैं। तो इन सब के लिए देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर हमें बहुत ही उत्तम प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G, ये क्या है, ये सब रिलेटेड करता है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, तो ये काम तो हम लोगों को यहाँ पर करने पड़ेंगे। ओके, ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके काम की नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पेरिस एग्रीमेंट भी साइन किया है और बहुत सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। उनके हिसाब से हमको ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है, और हो सके तो उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक करके रखना है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हाल ही में ये भी कहा है कि हम 2050 तक नेट ज़ीरो इमिशंस, CO2 इमिशन टारगेट जो है वो अपना रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत है, भारत ने यहाँ पर 100 मेगाटन CO2 प्रोडक्शन कर दिया, इंडस्ट्रियल वगैरह से, व्हीकल पोल्यूशन से, हर किसी से मिला करके 100 मिलियन टन कर दिया। तो ये जो यहाँ पर प्रोडक्शन CO2 का हुआ, ये तो एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस 100 मिलियन टन को वापस से एब्जॉर्ब करना होगा, सिक्वेस्ट्रेशन करना होगा, कार्बन कैप्चर करना होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से एफोरेस्टेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए, ओशियंस के ज़रिए कीजिए। ठीक है, तो अगर हम 100 मिलियन टन को वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नेट कितना वातावरण में रह गया, तो पता चलेगा कि 100 - 100 जीरो। तो इसको कहा जाता है नेट ज़ीरो एमिशन। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ कह रही हैं कि 2050 तक हम यहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशन कर लेंगे, यानी कि जितना हम CO2 उगाएंगे उतना ही हम यहाँ पर ख़त्म भी कर देंगे। तो उसके लिए तो नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेम बातें यहाँ पर की गई हैं। ओके, ऑलराइट, तो देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है ग्लोबल EV इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2020। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ज़ीरो एमिशन टारगेट्स यहाँ पर हम फुलफिल कर देंगे 2050 तक। हमारे जो वाहन हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से चेंज कर देंगे उनको। तो अभी जो फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं, जो पेट्रोल पर चलते हैं, उन सबको चेंज कर देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहाँ पर चलेंगे 2050 तक। तो रिपोर्ट याद रखना जरूरी है, EV आउटलुक किसने जारी की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें
चीज़ें आपको यहाँ से पॉइंट ऐसे करके निकालने हैं। ओके, एक टर्म आप यहाँ पर सुन रहे होंगे इलेक्ट्रो इकोनॉमी। इलेक्ट्रो इकोनॉमी टर्म को याद रखिएगा, आपको ये टर्म्स यूज़ करनी है कि हमने कॉपरेशन किया तो किस क्षेत्र में किया, हमने कॉपरेशन किया इलेक्ट्रो इकोनॉमी के क्षेत्र में। इलेक्ट्रो इकोनॉमी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, ना कि पेट्रोलियम उत्पादों के ज़रिए, CO2 के ज़रिए, या फिर जो आप कह सकते हैं नेचुरल गैसेस के ज़रिए। ओके, और राइट, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी जान करके चलनी हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आप, एक और रिपोर्ट दी गई है शायद, और राइट, नो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। यहाँ पर आप देखिए बीच में न्यू एज फ्यूल्स की यहाँ पर बात की गई है कि किन किन फ्यूल्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले पता चलता है लिथियम की ज़रूरत है। लिथियम के भंडार इंडिया के अंदर नहीं है, लिथियम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इट इज़ अ लाइटेस्ट मेटल विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एंड टिपिकली यूज टू मेक द कैथोड्स इन द लिथियम आयन बैटरीज। तो याद रखिएगा, इंडिया के पास लिथियम के भंडार नहीं है। इंडिया इसको इम्पोर्ट करता है चाइना से, यूरोप से, US से, जापान से। ओके, तो याद रखिए, तो लिथियम आयन अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमें कोई अल्टरनेटिव साधन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका स्टेटस यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने पर ध्यान नहीं देना है, प्रोडक्शन पर ध्यान भी देना है। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर सेम चीज़ें बार बार डिस्कस हो रही हैं। एक रिपोर्ट यहाँ पर और न्यूज़ में है, देखिए मैंने ये भी आपको बता दिया कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ये कह रही हैं कि 2050 तक हम बेसिकली नेट ज़ीरो CO2 एमिटर कंट्रीज़ बन जाएंगे। तो ये सब बातें ही आपको याद रखनी है और बार बार इन चीज़ों को लॉन्च करना है। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, ये रिपोर्ट दी जाती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के द्वारा। ओके, तो इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, किसने पब्लिश की ये भी याद रखना है। ओके, तो एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, इस वर्ड को आप थोड़ा सा समझिए। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है अभी हम फॉसल फ्यूल यूज़ करते हैं और हम इस फेज़ में हैं। ठीक है, तो हम ट्रांजिट करके अब दूसरे फेज़ में चले जाएंगे जो है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मैं रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी का एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चला जाता, फॉसल फ्यूल का यूज़ कम कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा करना 2050 तक, ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब समझ करके रखिएगा, आगे इसके ऊपर आर्टिकल है, हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और राइट, ये सब चीज़ें हैं। फिर बहुत छोटी माइन्यूट से चीज़ें दी गई हैं, हर एक कंट्री के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल आइडिया लेना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी अगर आप देखें क्रिटिकल अर्थ मटेरियल की बात करूं या फिर मैं आपका न्यू ऑयल की बात करूं तो वो है कोबाल्ट। ठीक है, देखिए न्यू ऑयल का मतलब आप ये मत निकालिए कि मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ या पेट्रोलियम से बना हुआ किसी नए उत्पाद की बात कर रहा हूँ। ये न्यू ऑयल का मतलब इस तरह की मेटल से है जो कि फ्यूचर एनर्जी को यहाँ पर बेसिकली मदद करेंगी। तो लिथियम कोबाल्ट केमिस्ट्री बहुत पॉपुलर है, और क्योंकि लिथियम में हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब ये कि उतनी ही चार्जिंग वगैरह से ये उतना मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ओके, और इजी है मैन्युफैक्चर के लिए, और इंडिया के पास इसके भी भंडार नहीं है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं US से, कनाडा से, यूरोप से, चाइना से, मोरक्को से। और राइट, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये इमेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी ट्रांजिशन की। देखिए इस समय क्या हो रहा है, ये दोनों इमेजेस आपको ध्यान में रखनी है। इस समय क्या हो रहा है, हम ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लगभग 37% ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, 21%। इसको चेंज करना है, सिनेरियो को चेंज करना है। जो 21% है इसको 51% तक ले जाना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ऑयल के यूज़ को बिल्कुल कम कर देना है, लगभग 4% पर ले आना है, और उससे भी कम कर देना। अभी हम कोल का यूज़ करते हैं 11%, इस कोल के यूज़ को बिल्कुल घटा करके 2% तक कर देना है। ठीक है, नेचुरल गैस है उसको 16% यूज़ करना है, उसको घटा करके 4% कर देना है। अभी हम अगर आप देखें तो बायोमास का यूज़ बहुत ही कम कर रहे हैं, जबकि हमें बायोमास का यूज़ बढ़ाना है, क्योंकि स्टेबल बनने की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, तो इसको बढ़ा करके 18% तक कर देना है। अभी हम हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं करते, हमें हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, और रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज़ भी हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो ये जो दो इमेजेस यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी का ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो फेज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो बेसिकली इधर वाली जो इमेज है, ये इमेज है आपकी 2018 के सिनेरियो की। इस समय हम क्या कर रहे हैं और 2050 तक हमें क्या कर देना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बढ़ाना है, और ये सब आप समझ चुके होंगे। ओके, ऑलराइट, इस सब को जानने की ज़रूरत नहीं है।
आगे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, हम वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इज़ हैपनिंग, तो ये बेसिकली एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन हैपन हो रहा है। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी हम अभी 2018 में भी इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 21% यूज़ कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, हो सकता है 2021 जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कि हम यहाँ पर 25% यूज़ कर पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तो चलता चला जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एंड इट इज़ अनस्टॉपेबल, और जब तक हम इसे बेसिकली फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देते, ठीक है, तब तक हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, ठीक है, और ये अनस्टॉपेबल है। तो इन्होंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया जो हम नहीं पढ़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हमारे बहुत ही काम का है। पावर गेम्स, किस चीज़ के पावर गेम्स की बात हो रही है? ये कोई न्यूक्लियर हथियारों की बात नहीं हो रही है, याद रखिए, किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, सबमरीन डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये बात हो रही है क्रिटिकल बैटरी मिनरल्स की, जिसके ज़रिए हम अपना आने वाला फ्यूचर बदल देंगे। एनर्जी ट्रांजिशन की ये बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है लिथियम की, ये बात हो रही है कोबाल्ट की, ये बात हो रही है एल्यूमिनियम की, ठीक है, ये बात हो रही है निकल की, ठीक है। ये इन तरह के मिनरल्स की बात हो रही है जिसके ज़रिए आने वाला फ्यूचर यहाँ पर बदलने वाला है। और चाइना हैज़ टेकन अ ह्यूज अर्ली लीड, चाइना बहुत ही तेज़ है, चाइना ने पहले से ही भांप लिया इन सब चीज़ों को, और इस समय सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन चाइना ही कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इस तरीके से आपको ये चीज़ें सोच करके चलना। आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। देखिए, इन नामों को थोड़ा सा बोलिए, ये हैं लिथियम है, बेनेडियम है, इन सबको यहाँ पर बोलिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो नाम है ये आपकी ज़ुबान पर रटक रहे हैं, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट हैं जो कि मदद करेंगे फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करके वर्ल्ड ट्रांजिशन की तरफ, ठीक है जी। तो नई जो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आएंगी उनमें ये एलिमेंट यहाँ पर मदद करेंगे। दिक्कत भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इनकी अलग जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर नहीं जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल वगैरह को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा बेसिकली आप देखें, दीज आर क्रूशल इन अ न्यू एनर्जी एरा वेयर अ बैटरी इज़ अ की फॉर स्टोरिंग द वेरिएबल सोलर एंड विंड एनर्जी एंड पावरिंग व्हीकल। तो ये जो एलिमेंट ऊपर बताए, लिथियम है, वेनेडियम है, इन सब का काफ़ी यूज़ यहाँ पर है, और ये आने वाले फ्यूचर को चेंज करने वाले मटेरियल हैं। इनका अलग अलग यूज़ होता है, कुछ का यूज़ कैथोड में हो सकता है, कुछ का एनोड में हो सकता है, कुछ का इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है, ठीक है। तो एक व्हीकल के अंदर अगर ये एनोड है, ये कैथोड है, तो ये जिस बिलियन में डूबे होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। डिस्चार्ज करने में, इलेक्ट्रिसिटी को उसको कलेक्ट करने में, इन सब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, ओके। तो यही चीज़ें हैं। देखिए, द ग्लोबल स्क्रैम्बल इज़ particularly high for lithium, cobalt, nickel, copper and graphite that are key to the dominant lithium ion batteries used to power anything from mobile phone to electric car to power grids। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर पढ़ दी। ये कह रहा है कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ग्रेनाइट जैसी जो धातुएं हैं वो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और मोबाइल फ़ोन से लेकर के इलेक्ट्रिक कार और पावर ग्रिड को भी आप यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बार बार इनको बेसिकली जो वेस्ट है वो भी जनरेट नहीं होगा। देखिए, ए प्राइमरी रीज़न फॉर दिस अनसर्टेनिटी, किस अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन की। सारी की सारी जो सप्लाई चेन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, जैसे कि चाइना का सबसे बड़ा दिक्कत है, और चाइना पावर गेम्स में सबसे आगे है, ठीक है। अभी हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा लिखा हुआ है यहाँ पर, कंसीडर लिथियम इन थ्योरी इट इज़ द सफिशिएंट अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट। कहते हैं कि लिथियम हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में है, सी वाटर में भी आपको ये मिल जाएगा। सॉल्ट फ्लैट ऑफ अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, इनके पास लगभग 54% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम यहाँ पर है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो वो आती हैं अर्जेंटीना, वो आती है बोलीविया, और वो आता है चिली। तो आपसे प्री में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री लिथियम ट्रायंगल के अंदर आती है? तो आपको लगाना है अर्जेंटीना आती है, बोलीविया आती है और चिली आती है। इनके पास लिथियम के 50% से ज़्यादा भंडार हैं, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन, भंडार है, प्रोडक्शन नहीं करते, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, लगभग 49, जितना भी ग्लोबल ट्रेड है उसमें
ऑस्ट्रेलिया का 49% है, फिर चिली आता है, फिर चाइना आता है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही बेसिकली गलत बात है। दिस डिसरप्शन हैज़ बीन पॉसिबल एज सप्लाई चेन्स आर हैविली कंसनट्रेटेड। तो कुछ ही लोगों के पास इसकी सप्लाई चेन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइना, 5-6 कंट्रीज़ हैं जिनके पास में लिथियम के भंडार हैं, बट ज़रूरत तो सभी कंट्रीज़ को है। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें, जैसे चाइना के पास इतने भंडार नहीं है, चाइना 17% सिर्फ हिस्सा निभाता है, बट चाइना कर क्या रहा है, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, इन सब के अंदर अपनी माइनिंग फैक्ट्रीज़ लगा दे रहा है और वहाँ से सीधे माइनिंग कर रहा है और पूरा का पूरा भंडार अपने पास समेट करके रख रखा है। तो ये दिक्कत यहाँ पर है। ओके, तो अगर आप देखें तो मोस्ट माइंस ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर लोकेटेड इन द फ्रेजाइल एंड अनस्टेबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अबाउट 68% ऑफ द कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट का 68% यहाँ पर कोंगो के पास है। ठीक है जी, अब कोंगो के अंदर चाइना ने जाकर के अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं और अगर आप देखें तो चाइना, दो इट हैज़ 1% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व ऑफ कोबाल्ट, चाइना के पास सिर्फ पूरी दुनिया का 1% रिजर्व है, बट ये माइनिंग करके और सप्लाई करके वहाँ से और कोंगो में अपनी माइंस को लगा रहा है। तो आप कुल मिलाकर के समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना कर क्या रहा है। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के पूरी सप्लाई चेन को यहाँ पर अपने हाथ में इकट्ठा करने की बात है। देखिए, इसको यहाँ से कितने रुपए का भी पड़ रहा हो, ये आगे तो सस्ता बेचेगा नहीं अगर बेचना होगा तो। और राइट, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और राइट, आगे चलें तो ये देखिए, एनालिसिस से चाइना टुडे कंट्रोल्स 70 to 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स। तो अगर 70 से 80% ट्रेड सिर्फ चाइना ही कर रहा है तो बाकी कंट्रीज़ किधर जाएंगी? क्या इंडिया जैसी कंट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको इस तरह के मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो क्या अब हमें पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड रहना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी सी देख करके चलनी है कि आखिर ग्लोबल सिनेरियो में चल क्या रहा है। नो अदर कंट्री हैज़ अटेंड सच अ लेवल ऑफ डोमिनेशन इन द लिथियम आयन बैटरी वैल्यू चेन। तो पूरी की पूरी लिथियम आयन बैटरी की जो वैल्यू चेन है वो चाइना ने कंट्रोल कर रखी है। ओके, कुछ नए फ्यूल दिए गए हैं जैसे कि ग्रेफाइट की बात करें। ठीक है, तो अब ये सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है कि ये एनोड में यूज़ होता है, कैथोड में यूज़ होता है। कॉपर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यूज़ हो सकता है इन द लिथियम आयन बैटरी एज ए एनोड। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट में यहाँ पर ये वर्क कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है कि चाइना किस तरीके से, ग्रोइंग डोमिनेंस चाइना का दिख रहा है कि पूरी सप्लाई चेन को, क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी सप्लाई चेन, उसके रिजर्व्स को यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओके, वॉट फेवर्ड चाइना, चाइना को फेवर क्या कर रहा है? सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एक होती है इलेक्ट्रो इकोनॉमी। तो इलेक्ट्रो इकोनॉमी की स्टार्टिंग चाइना ने लगभग 2010 में ही कर दी थी। जब हम आज 2020 में बैठ करके सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से लिथियम आयन बैटरीज़ को एक्वायर करेंगे, चाइना ने काम 2010 में ही शुरू कर दिया था। चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसकी नीड को बढ़ाने के लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, चाइनाज़ राइज इन द न्यू इलेक्ट्रो इकोनॉमी हैज़ बीन अ मीटियोरिक। ठीक है, तो इन्होंने 2010 से ही ये काम शुरू कर दिया था और हैज़ ग्रोइंग इज डोमिनेंस इन द एटलायर चेन। तो जब जो पहले इनिशिएटिव लेगा काम भी उसका पहले होगा, सिंपल सी बात है। लिथियम के भंडारों को इन्होंने डोमिनेट कर लिया, कोबाल्ट के भंडार है, निकल है, ग्रेफाइट है, मैग्नीज है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडारों को इन्होंने डेवलप कर लिया। आज हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि लिथियम को किस तरीके से एक्वायर करें। चाइना ने जाकर के कोंगो में कोबाल्ट की फैक्ट्री लगा दी, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जो है वो माइनिंग फैक्ट्रीज़ लगा दी लिथियम की। ठीक है, तो ये काम उन्होंने पहले ही कर लिए 2010 से लेकर के अब तक। तो ये हम यहाँ पर आज बैठे हुए सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो या चाइना डोमिनेट्स 73% ऑफ द बैटरी सप्लाई चेन। तो दुनिया की जितनी भी बैटरीज़ हैं उसका लगभग 73% चाइना को ही एक्वायर है। कुल मिलाकर के आती जाती एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुल चाइना जो है वो 73% हिस्सा यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। और अब इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ यही बातें रिपीट होती रही हैं, चाइना 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 की ही बातें यहाँ पर हो रही हैं। हमें अपने काम की पॉइंट्स यहाँ पर देखने होंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ना होगा। दो चाइना इज़ अ मिनरल रिच कंट्री, यहाँ पर आप अगर इस पैराग्राफ को देखें, इट इज़ लुकिंग ओवरसीज टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज। दिस इज़, देखिए ये आपको बेसिकली यहाँ पर देखना है। कंट्री के पास अपने रिज़र्व हैं, बट अपने रिज़र्व क्यों खोदने जब हम दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पर बर्बाद कर सकते हैं? बात समझ में आई? पैसा तो कितना भी छप जाएगा और बाहर चला जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखिए तो अपने जो बेसिकली अपनी रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए बाहर से यहाँ पर काम किया जाएगा। ओके, अब ये जानना ज़रूरी नहीं है
और कि किस किस तरह की कंपनीज़ यहाँ पर हैं ये भी जानना ज़रूरी नहीं है। बीच में कुछ मिनरल्स हर पेज पर दिए गए हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के भी बहुत सारे यूजेस हैं। एल्युमिनियम के साथ तो किस्से ये है कि एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ भी यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं। एल्युमिनियम एयर बैटरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रिचार्जेबल नहीं है, इनको फेंकना पड़ता है एक बार काम होने के बाद, ठीक है जी। तो ये दिक्कतें हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो और चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे एफई आयरन की बात करें तो आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। लिथियम आयन बैटरीज में एज अ कैथोड ये यहाँ पर वर्क कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल में और कुछ भी काम का नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर काम की नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं और हाँ, चलते हैं तो आप। पावर गेम्स का इशू हमने जैसे कि देखा कि कोबाल्ट है तो वो कोंगो के पास ज़्यादा है, फिर चाइना पूरी सप्लाई चेन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे हमने यहाँ पर अभी अभी देखे। ओके, उसके बाद अगले आर्टिकल पर चलते हैं, डिसअपियरिंग पेट्रो वर्ड, यानी कि जो पेट्रोलियम से रिलेटेड वर्ड है जिसमें कि ऑयल का, फॉसल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ओके, तो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर काम के हो जाते हैं। देखिए, यूएस हैज़ ओवर द सेंचुरी यूज्ड ऑयल एंड कोल। तो यूएस का आपको पता हो, जब वर्ल्ड वॉर यहाँ पर चल रही थी तो उसने बहुत ज़्यादा ऑयल का, कोल का प्रोडक्शन भी किया और उसका यूज़ भी किया, ठीक है। जिससे कि जैसे कि हम आज भी कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है जो इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये उन देशों की, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की गलती है जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में बहुत ज़्यादा एमिशंस किए थे, ठीक है। और यूएस की तो यही बात है। और यूएस की अगर हम देखें तो इट फोर्टिफाइड ट्रेड रिलेशंस विद सऊदी अरबिया, ईरान एंड अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज टू सिक्योर ऑयल सप्लाई। ऑयल सप्लाई को सिक्योर करने के लिए यूएस ने सऊदी अरब, ईरान और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ भी यहाँ पर टाइज किए। 2000 में ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो यूएस ने यहाँ पर इसके भंडार इकट्ठे करने शुरू कर दिए, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इन द नॉर्थ डेकोटा रीजन एंड द मोंटाना रीजन, ठीक है। तो यूएस ने अपने अलग अलग रीजन्स में यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू हुए तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना और अलग अलग जगहों पर बेसिकली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे देखते देखते यूएस बिकम द वर्ल्ड्स टॉप ऑयल प्रोड्यूसर इन 2019। तो इस तरीके से यूएस सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया, जिसका कि 19% हिस्सा है दुनिया के ट्रेड में। तो आपको ये सब पॉइंट्स हैं प्री के हिसाब से पता होने चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ऐसा ही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाई ओइंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड कोल रिजर्व। यूएस है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरबिया है, इन सब में बेसिकली हैव लार्जली कंट्रोल द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी। तो यूएस के पास अभी देखा ऑयल के भंडार बहुत ज़्यादा हैं, रशिया है ऑयल के भंडार बहुत ज़्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया है कोल के बहुत ज़्यादा भंडार हैं, सऊदी अरब है तेल के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। रशिया की भी सेम ही बात है। देखिए, इट वॉज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था और अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पर ऑयल जो है वो प्रोवाइड करता था। इन 1973 वैन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लेस्ड ऑन एम्बार्गो ऑन द यूएस फॉर सप्लाइंग ऑयल टू इसराइल विच वॉज इन अ वॉर विद अरब। तो यहाँ पर जब बेसिकली ओपेक ने कहा कि यूएस तेल नहीं देगा इसराइल को क्योंकि इसराइल की लड़ाई चल रही है अरब कंट्रीज़ के साथ, तब रशिया आया और रशिया ने इसराइल का हाथ थामा कि हम देंगे आपको तेल, आप चिंता मत कीजिए। तो रशिया का इतना बड़ा योगदान है यहाँ पर। और since 2000 रशिया हैज़ बीन सर्चिंग फॉर मोर रिजर्व्स इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में बहुत ऑयल के भंडार हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस कैप एंड द सर्बियन आइस कवर, ठीक है। तो रसिया आर्कटिक रीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडार ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये मैप हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब भी यहाँ पर देखिए आप, देखिए, इन 1938 अ यूएस कंपनी फाउंड द कंट्रीज फर्स्ट ऑयल फील्ड। तो सऊदी अरब में पहला जो ऑयल फील्ड ढूंढा गया वो यूएस कंपनी के द्वारा ढूंढा गया और 1938 में ढूंढा गया। उसके बाद से आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द यूएस बिगेन सोर्सिंग ऑयल एविली फ्रॉम सऊदी अरब। फिर सऊदी अरब से ऑयल यूएस की तरफ को जाने लगा वर्ल्ड वॉर 2 जब यहाँ पर बेसिकली हुआ उसके बाद। एंड दीज एक्सपोर्ट्स बिकेम द कंट्रीज मेन सोर्स ऑफ इनकम। और सऊदी अरब की इनकम का यही सोर्स बन गए, आज भी यही है, ठीक है। सऊदी अरब पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सऊदी अरब की एक फर्म है अरामको, ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। और यूएस सऊदी है, बेसिकली दोनों की मिक्स है। ये लोग यहाँ पर अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं ऑयल और लगातार मिलता चला जा रहा है। इट प्रोड्यूस्ड 12% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल। दुनिया का 12% ऑयल ये लोग ही यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। द कंट्री इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर घावर ऑयल फील्ड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपका पॉइंट कि घावर ऑयल फील्ड किस कंट्री के अंदर है, तो घावर ऑयल फील्ड है सऊदी अरब के अंदर, ओके।
फिर जैसा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड कोल, ऑस्ट्रेलिया में कोल मिला 1797 में, 1797 में यहाँ पर कोल मिला। एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लॉइटिंग द पॉल्यूटिंग एनर्जी सीन्स देन, और जब से ही ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो कोल है उसका बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया करंटली एक्सपोर्ट 70% ऑफ इट्स कोल प्रोड्यूस्ड एंड हैज़ फेस्ड ग्लोबल क्रिटिसिज्म फॉर इट्स कंटिन्यू इंटरेस्ट इन कोल। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ कोल ही कोल है, तो वो यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को कोल बेस्ड इकोनॉमी ही कहेगा, और उसी से ही यहाँ पर उसका फ़ायदा हो रहा है। माइनिंग एलोन अकाउंट ऑफ 29% ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो जब कोल की माइनिंग की जाती है तो उससे जितना भी इमिशन होता है उसका 29% ही ग्रीन हाउस गैस में यहाँ पर वर्क भी कर रहा है। तो बेसिकली आपको मोटे मोटे पॉइंट समझने हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरबिया, रशिया है, यूं ऐसे ये पहले से ही बहुत आगे हैं, और इन लोगों ने इसी बेस पर यहाँ पर अपना मुकाम हासिल किया है। दूसरी बात यह है कि इमर्जिंग इलेक्ट्रो वर्ल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इकोनॉमी चाहिए यहाँ पर हमको। द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रो इकोनॉमी, मैंने बताया फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से इलेक्ट्रो इकोनॉमी की तरफ अब कंट्रीज़ यहाँ पर जा रही हैं। इज़ लाइकली टू बेनिफिट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हब लाइक चाइना, जैसा कि मैंने बताया पूरी सप्लाई चेन को इसने कंट्रोल कर रखा है, यूरोप एंड यूएस, ठीक है। तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, तो ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं इलेक्ट्रो इकोनॉमी को, और सबसे पहले इन्हीं कंट्रीज़ में इलेक्ट्रो इकोनॉमी देखने को मिलेगी। ये पॉइंट्स सारे के सारे याद रखने हैं। द यूएस इज़ करंटली द फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लिथियम एंड ग्रेफाइट, लिथियम और ग्रेफाइट को भी इंपोर्ट करता है, ठीक है जी। ड्यू टू इट्स ट्रेड वॉर विद चाइना, चाइना के साथ इसकी ट्रेड वॉर चल रही है। द कंट्री इज़ प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, तो ये बेसिकली यूएस यही सोच रहा है कि खुद का जो भंडार हैं उन्हीं को खोजा जाए, एंड ऑल्सो इन पार्टनर विद द अफ्रीका, और अफ्रीका की कंट्रीज़ के साथ में पार्टनरशिप बनाई जा सके, ठीक है। तो कोबाल्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में कोंगो जो जगह है वहाँ पर कोबाल्ट के बड़े भंडार हैं, वहाँ से हमको ये चीज़ें मंगानी पड़ेंगी। फिर देखिए चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको कहते हैं लिथियम ट्रायो, ठीक है। तो लिथियम ट्रायो के अंदर चिली आता है, अर्जेंटीना आता है और बोलीविया आता है, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द लिथियम ग्लोबली, 70% ये दोनों कंट्रीज़ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके पास इतना ज़्यादा है। ये रही इनकी लोकेशन दोनों की, ठीक है। ब्राज़ील इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ग्रेफाइट एक्सपोर्टर, तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखिए कि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया काम की चीज़ें हैं। आगे चलें तो पोलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है सॉरी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, याद रखिए ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो पोलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ये सबसे बड़े बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, और सबसे ज़्यादा बैटरीज यहाँ पर मिल रही हैं। फिनलैंड एंड अदर मिनरल रिच यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो ये किस वजह से सोल्व हो पाया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी भारी मात्रा में मिनरल्स रिच एरियाज़ हैं। चाइना की अपनी पोजीशन है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि पूरी सप्लाई चेन को इसने कंट्रोल कर रखा है, और जापान भी इसमें आगे है। जापान इज़ द अदर इम्पोर्टेंट एशियन प्लेयर इन द इन द बैटरी सेक्टर दैट इम्पोर्ट हाई क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेफाइट, लिथियम एंड निकल। तो ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए। दूसरा बात करें तो मैंने कोंगो के बारे में बता दिया कि कोंगो के अंदर कोबाल्ट के भंडार हैं 87%, जितना भी ग्लोबल कोबाल्ट है उसका 87% यहाँ कोंगो के पास है। मोजाम्बिक दूसरे नंबर पर आता है, और दूसरे नंबर पर एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्रेफाइट का। जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका एंड मेडागास्कर हैव हैविली रिजर्व ऑफ द लिथियम एंड कोबाल्ट। तो याद रखना कि कहाँ कहाँ पर लिथियम के रिजर्व हैं, तो ये सब कंट्रीज़ हो जाती हैं अफ्रीका की, इसीलिए अफ्रीका से ट्रेड हमारा चलता रहना चाहिए। तो अब अफ्रीका से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में फिर से यहाँ पर हमने बता दिया है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग करनी है, और वहाँ पर माइनिंग करके बेसिकली कोल रिजर्व्स को भी निकालना है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट एक्सप्लोइटिंग इट्स ह्यूज रिजर्व ऑफ लिथियम। तो वहाँ पर लिथियम के भी रिजर्व हैं, वहाँ पर कोबाल्ट के भी रिजर्व हैं, वहाँ पर निकल के भी रिजर्व हैं, ठीक है। देखने के लिए मिले 2012 में। तो ये सब चाइना ने तुरंत वहाँ पर फैक्ट्री लगाई 2010 से, और यहाँ पर काम शुरू किया रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने का। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे काम का नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट और एक प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आप बेसिकली इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके,
दूसरा ही जो बीच में न्यू एज फ्यूल लिखे हुए हैं, तो एक आपको पता चलना चाहिए कि मैग्नीज, मैग्नीज के बारे में देखें तो मैग्नीज एंड निकिल आर यूज्ड टुगेदर टू एनहेंस ईच अदर्स प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि ये जो दोनों धातु हैं मैग्नीज और निकिल, ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ावा देने के काम में आती हैं। ओके, इंडिया के पास निकिल मैग्नीज के भंडार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडिया प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके पास भंडार भी। अब कितने करता है वो ज़रूरी नहीं है। एक धातु आती है टाइटेनियम, इट इज़ यूज्ड इन द एनोड केमिस्ट्री इन द लिथियम टाइटेनेट बैटरी दैट हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, बट ये याद रखना कि इंडिया प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब इंडिया के पास टाइटेनियम के भंडार हैं। ऑलराइट, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, येट अनदर स्ट्रेटजी इज टू चेंज द बैटरी केमिस्ट्री इज नॉट ओनली रिड्यूस द नीड फॉर कांस्टेंट मटेरियल्स बट ऑल्सो इम्प्रूव एनर्जी डेंसिटी। तो ऐसा नहीं है कि हमें मटेरियल मिल गए तो बैटरी काम में आ जाएगी, नहीं भाई, हमें उसकी एनर्जी डेंसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक बार के चार्जिंग में बैटरी अगर 100 किलोमीटर चलती है तो उसको बढ़ा करके करना पड़ेगा कि एक बार की चार्ज में बैटरी 200, 300 या 400 किलोमीटर चले। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरीज कैन स्टोर पर किलोग्राम ओवर देयर लाइफ साइकिल। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। लिथियम आयन बैटरीज़ के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें कई तरह का बेसिकली कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जैसे लिथियम निकिल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड है, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली एक आपका एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको ये नहीं जानना। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जियो पॉलिटिक्स कैन डीले ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन बट इट विल हैपन। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनकी वजह से जो हमारा टारगेट है 2050 तक नेट ज़ीरो इमिशन का, तो वो सब टारगेट हमारे बिल्कुल पीछे हटते चला जा रहा है, क्योंकि हम इन छोटी मोटी लड़ाइयों में ही उलझे हुए हैं, जबकि प्रकृति को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट इट विल हैपन। ओके, तो यही सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन कंट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम इस आर्टिकल को नहीं पढ़ने वाले। ओके, ये आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ से आपका मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन निकल सकता है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इस आर्टिकल में मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ। द बिग स्विच ओवर, हाउ प्रिपेयर्ड इज़ इंडिया टू राइड द एनर्जी ट्रांजिशन वेव। मैंने बताया एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से अब हट जाना, और फॉसिल फ्यूल से हट करके रेयर जो अर्थ मिनरल्स हैं या फिर जो फ्यूचर एनर्जी है, द न्यू ऑयल है, उसकी तरफ को चले जाना। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिशन के लिए क्या इंडिया तैयार है, तो यहाँ पर हम इन सब पॉइंट्स को देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट काम के हो जाते हैं। इंडिया ने कहा है कि 2030 तक हम जितनी भी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे उसका 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि 2030 तक हमारे 40% जो व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 2021 चल रहा है। ठीक है, आपको लगता है 9 साल में कुछ काम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप एक दो गाड़ी बना लोगे, बट इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत एम्बिशियस टारगेट हो गए। द टारगेट गिव्स वन द इम्प्रेशन दैट इंडिया इज़ वेल पोज्ड फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। क्या ये है, तो हम इस आर्टिकल के अंदर यही जानेंगे कि क्या है, क्या सिचुएशन नहीं है। ओके, if there is not an adequate supply of domestic advanced batteries, India will simply go from in oil। देखिए, अभी क्या है, इंडिया के पास ऑयल के भंडार नहीं है। ठीक है, तो इंडिया उसको इंपोर्ट करता है, तो हम यहाँ पर बन जाते हैं ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, यानी कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं अपने ऑयल के लिए। अगर इंडिया यहाँ पर डोमेस्टिक बैटरीज़ नहीं बनाता है, खुद की बैटरीज़ नहीं बनाता है, तो वो उसको बैटरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस एनवायरनमेंट का फ़ायदा हुआ, इकोनॉमी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही बताया जा रहा है कि अगर इंडिया अपनी बैटरीज़ खुद नहीं बनाता है, डोमेस्टिक सप्लाई को नहीं बढ़ाता है, तो इंडिया ऑयल डिपेंडेंट कंट्री से एक सेल डिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। मतलब हम सेल बैटरी के लिए भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इन 2019-20 इंडिया इम्पोर्टेड अबाउट, आप देखिए तो 8500 करोड़ वर्थ ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो हमने लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट की हैं भाई, ये तो बहुत शर्म की बात हो गई। हमें यहाँ पर खुद ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, खुद ही मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। और बेसिकली अभी आगे बात आएगी कि क्या बातें हैं, बट आप समझिए कि 2019-20 में हमने लिथियम आयन बैटरीज को इम्पोर्ट किया है। ओके, ये सब चीज़ें हैं।
तो अब हम ध्यान दे रहे हैं सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ, लोकलाइजेशन की तरफ। ये सब हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ बन चुकी हैं। और बट दिस नीड्स फर्मर स्ट्रेटजीज। बट अगर हमें इन चीज़ों को और बढ़ावा देना है तो हमें बहुत ही बेसिकली अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट, इन्होंने एक स्कीम भी चलाई थी, फॉस्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 2015 में। तो फेम के कई इनिशिएटिव आ चुके हैं, फेम 1.0, फेम 2.0, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फास्टर एडोप्शन करना है एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो फेम इंडिया किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उससे ये बिलोंग करता है। फिर अभी अभी सरकार ने शुरू की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स को ये बढ़ावा देना है कि वो घर में ही यानी डोमेस्टिक तरीके से ही जो बेसिकली डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी को, ठीक है। तो पीआईएल स्कीम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए चली हुई है, जैसे सोलर पावर के लिए कि जो फोटोवोल्टिक सेल हैं वो घर में ही बनाए जाएं, ठीक है। फिर आर्टिजन्स के लिए अलग चली हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए स्कीम चली गई। तो ऐसी ही स्कीम हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए बनाई कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में खुद ही बनाइए। 5 साल का समय दिया गया है, 18,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं कि बनाइए, और देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट है, आप देखें तो। ऑलराइट, पीआईएल प्रोवाइड्स इंसेंटिव, तो यहाँ पर इसको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर आप बेसिकली बिटवीन 2 to 12% ऑफ द इंक्रीमेंटल सेल्स रिवेन्यू एंड बिटवीन 4 to 7% ऑफ द इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट रिवेन्यू, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी, आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। डाटा एक्चुअली याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 2 से 12% था या फिर 4 से 7% था, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इन बैटरीज का बना करके तो फिर आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर ये है इंडिया इज़ ऑल्सो सेटिंग टारगेट फॉर गीगा स्केल बैटरी स्टोरेज फैक्ट्रीज। तो इंडिया ये भी चाह रहा है कि हम बैटरी स्टोरेज फैक्ट्रीज़ के रूप में एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करें। क्या करना है वो जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस टारगेट्स बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान, और फिर इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि हमने क्या बोल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि बेसिकली लिथियम आयन बैटरी की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो क्या होती है कि 1 किलोमीटर में अगर 100 चल रही है तो उसको बढ़ा करके 200 करना है, 300 करना है, 400 करना है। ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, ऑलराइट, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कंपनीज अपने रिव्यूज़ देती रहती हैं, इनको जानने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट भी यहाँ पर बहुत मदद कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने में। मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ दी गई हैं। एक होती है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया बेसिकली वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। इसका काम है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में वर्क करना, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम करती है। तो इंडिया में आइए इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिए, ये काम इसका बेसिकली यहाँ पर है। फिर अलग अलग स्टेट की बात करें तो गुजरात हैज़ बीन सीन द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन द लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर। तो गुजरात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है लिथियम आयन बैटरीज में। फिर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना इज़ ईयर मार्किंग लैंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है। आंध्र प्रदेश है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फोकस्ड इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है, ठीक है। कैपिटल सब्सिडी दे रहा है 50% की अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर कर्नाटक है, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करोगे, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करोगे, ठीक है। तो बहुत बहुत सारे हैं। तमिलनाडु है, सब्सिडी दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 गीगा फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रही है, कैपिटल सब्सिडीज़ को प्रोवाइड की जाएगी। हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये सब भी वर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए। बेंगलुरु यहाँ पर बेसिकली यूएस बेस्ड कार मैन्युफैक्चर टेस्ला ने अपनी यहाँ पर बेंगलुरु में जो है वो कंपनी लगा ली है और इम्पोर्ट इलेक्ट्रिकली बुल्ड अप यूनिट्स, ठीक है। तो बेंगलुरु में यहाँ पर ये काम चल रहा है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ये जानना का ज़रूर नहीं है। स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट करेंगी, जितनी डिसेंट्रलाइज पॉलिसी होगी उतना बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है बोरोन।
बोरोन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ एडेड टू द ग्रेफाइट एनोड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। इंडिया इम्पोर्ट करता है बोरोन को फ्रॉम टर्की एंड स्पेन। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बोरोन इतनी बड़ी धातु नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। सल्फ़र के बारे में देखें तो लिथियम सल्फ़र बैटरीज अलग होती हैं, ठीक है, उनमें ये सल्फ़र का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। इनकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब कोई अगर लिथियम आयन बैटरी एक बार की चार्जिंग में 100 किलोमीटर चल रही है, तो ये जो लिथियम सल्फर बैटरीज है ये एक बार की चार्जिंग में हो सकता है 200 किलोमीटर चलें, ठीक है। तो इंडिया इसको प्रोड्यूस करता है, याद रखना सल्फर के भंडार इंडिया में है। और राइट, तो अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे, तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी, हमने इस चीज़ में काफ़ी कुछ देख लिया और इस आर्टिकल से आपको इतने ही पॉइंट्स यहाँ पर निकालने थे, ठीक है। फिर आपको ये सब भी नहीं देखना, हालांकि बीच में कुछ और फ्यूल्स लिखे हुए हैं जो कि न्यू एज फ्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स आर करंटली एक्सपीरियंसिंग विद सिल्वर एनोड बैटरीज। तो ये बहुत आप समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम देखें तो इंडिया इसको प्रोड्यूस करता है सिलिकॉन को, ओके, तो ये चीज़ याद रखना। फिर निकल की बात करें तो इंडिया हैज़ निकल माइंस, तो इंडिया के पास निकल की माइन भी है, बट मोस्ट ऑफ इट्स डिमांड इज़ मीट बाय इम्पोर्ट्स फ्रॉम ग्वेना एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास इंडिया की माइंस भी हैं, बट हम अपने जो रिसोर्स हैं उनका ओवर एक्सप्लोइटेशन ना करके हम इनको इम्पोर्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर बेसिकली कंपनीज़ के बारे में बताया गया है, तो बहुत सारी कंपनीज़ का नाम लिखा गया है जैसे, और उनके चीफ जो हैं सीईओ, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक दो पॉइंट और काम का मिले तो, इंडिया नीड्स टू रैंप अप बैटरी रिसाइकलिंग टू रिकवर मटेरियल। जैसे हमने बैटरी इंपोर्ट की, अभी अभी मैंने बताया जैसे कि 8,500 करोड़ रुपीज़ की बैटरीज हमने यहाँ पर अभी इंपोर्ट की। तो वो जब बैटरीज यहाँ पर ख़राब हो जाएं तो उनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, तो उनमें से जो मटेरियल है लिथियम वगैरह उसको रिकवर किया जाए, ऐसा काम भी इंडिया कर सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मटेरियल जैसा कि लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट, ये यहाँ पर हम जो यूज्ड बैटरीज़ हैं जो कि रिसाइकिल होने के लिए आई हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। इंडिया को इस क्षेत्र में कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेंगी। इंडिया नीड्स पॉलिसी गाइडलाइंस एंड अमेंडमेंट्स इन द रेगुलेशन फॉर डिस्पोजल, रिसाइकलिंग एज वेल एज फॉर द सेकेंड लाइफ ऑफ द बैटरी, ओके। तो ये पता होना चाहिए, फिर ये सब छोड़ देना है। उसके बाद कुछ और काम की चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर नहीं हैं, ओके। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पर ख़त्म कर देना है। उसके बाद आगे देखें, देखिए नो कंट्री कैन कंट्रोल द एंटायर क्रिटिकल मटेरियल वैल्यू चेन, मतलब जैसे चाइना है तो कहा जा रहा है कि चाइना भी पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर उसने 80% भी कंट्रोल की हुई है तो बाकी 20% पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ये यहाँ पर बेसिकली काफ़ी चौंकाने वाला मुद्दा है। तो ठीक है, पूरा जो सप्लाई चेन है वो नहीं कंट्रोल की जा सकती, बट काफ़ी हद तक अगर की गई 50% से ऊपर की गई तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया को बहुत हानि होगी। इंडिया नीड्स टू एक्ट फास्ट, तो सिंपल सी बात है, लिखा भी है कि इंडिया को बहुत तेज़ी करनी पड़ेगी ऑन एक्सप्लोरेशन, एक्सकावेशन एंड सेटिंग अप क्रिटिकल मटेरियल वैल्यू चेन थ्रू एडिक्वेट डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो ये चीज़ है और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इस आर्टिकल को भी पढ़ने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अपने अपने इनिशिएटिव हैं, जैसे ईयू है, यूरोपियन यूनियन रॉ मटेरियल इनिशिएटिव चला हुआ है, जापान है, स्ट्रेटजी फॉर एंश्योरिंग स्टेबल सप्लाई ऑफ रॉ मेटल है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग इनिशिएटिव चले हुए हैं, ये सब आपको छोड़ देना है। अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर बात हो रही है H2 की, यानी कि हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, CO2 को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन इज़ द अल्टीमेट ग्रीन फ्यूल, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हर जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है, आपको पता होना चाहिए कि सूरज में भी हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड्स 3 टाइम्स मोर एनर्जी देन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एंड रिलीज प्योर वाटर एज एन बाई प्रोडक्ट, और प्योर वाटर भी यहाँ पर निकलता है। देखिए मैं बेसिकली इस आर्टिकल को नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। मैंने 2 डिफरेंट टाइप की वीडियो, ये वीडियो अभी आई नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के नाम से। इसमें मैंने आपको बताया कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रीन क्या होती है, ब्राउन क्या होती है, येलो क्या होती है। ये इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बट उसके बाद अगर आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पर है आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आई कार्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया है। हिंदी भाषा में बहुत प्यार से मैंने समझाया हाइड्रोजन के बारे में और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है, आपको ये सब नहीं देखना है, ओके। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम देखें तो ये मिनरल्स भी आपको नहीं देखने क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल के मिनरल्स हैं। हमें बेसिकली लिथियम
लिथियम की तरफ ध्यान देना था और हमें कोबाल्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है। ओके ये एडवर्टाइजमेंट है, ये भी आपको नहीं देखना। और राइट, फिर ये कुछ छोटे छोटे से आर्टिकल हैं जो कि एक पेज का आर्टिकल है कि डब्ल्यूटीओ के चीफ हैं और उन्होंने ट्रिप्स वेवर को बेसिकली असाइड करने की बात की है। ठीक है, तो ये सब आप डेली न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं। फिर आगे चलें तो कुछ पॉलिटिक्स के समाचार, और यहाँ पर हमने बात की है एक तरीके के गुड़ की। तो गुड़ आप लोगों के घर में भी खाया जाता होगा, वो किस तरीके से बनता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, हमारे काम का नहीं बिल्कुल भी। और राइट, आगे चलें तो यहाँ पर देखा गया है नीति आयोग ने अपना लॉन्च किया है ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी। नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी के ऊपर मैंने बहुत ही प्यार से एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसके अंदर सब कुछ समझाया है, तो उसका भी आई कार्ड मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। यहाँ पर उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने वो बहुत डिटेल में कवर की थी, उसके ड्रॉज क्या थे सब कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पर आर्टिस्ट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो ये हमारे काम का नहीं। कुछ एडवर्टाइजमेंट, और फिर यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये लास्ट पेज है हमारा, आप इस मैगज़ीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये सब मुद्दे थे और काफ़ी थोरली कवर कर लिए गए। कोई भी ऐसे लिखने के लिए आता है क्रिटिकल बेसिकली इलेक्ट्रो इकोनॉमी के ऊपर या फिर जो शिफ्टिंग है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।